नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से अपने अपने अंदाज से निपटने की भरपूर कोशिश में दिखाई दे रही है, कोशिश में लगी हुई है। आप तमाम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के सियासतदानों की अगर मैं बात करूँ तो पूरी दुनिया के सियासतदान इस वक्त अपने सियासी इख्तलाफात को एक जानिब करके अवाम के वसी तर मुफाद में सोच रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी वफाकी और सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया और सिंध हुकूमत ने सबसे पहले आगे बढ़कर लॉकडाउन का ऐलान किया और अब तक उस फैसले पर कायम है। वफाक की जानिब से मुसलसल सिंध हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है और चूंकि सिंध ही एक ऐसा सूबा है जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है तो 18वीं तरमीम के ऊपर भी तनकीद की जा रही है और इसे आइन से ख़त्म करने की बात भी की जा रही है। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या दीगर सूबे कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हो चुके हैं? सिंध और पंजाब दोनों में इस वक्त मुतासरा अफराद की तादाद 8000 से ज़ायद हो चुकी है और आइसोलेशन सेंटर्स हों, हॉस्पिटल्स हों या फिर राशन की तकसीम, पूरे मुल्क में हाल तकरीबन एक जैसा ही नज़र आ रहा है। अगर 18वीं तरमीम ही मसला है तो तहरीक इंसाफ दूसरे सूबों में क्यों कामयाब नहीं हो पा रही है? ये वो सवाल है जो ज़बान ज़द-ए-आम है। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है। अगर 18वीं तरमीम से मसाइल का हल निकल आएगा, चलें ये सोच लेते हैं निकल आएगा, तो फिर अब तक क्यों सिंध में कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका? ये भी सवाल है। 18वीं तरमीम पर तहरीक इंसाफ जिस दिन से हुकूमत में आई है, आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि उसी दिन से तनकीद की जा रही है। अच्छा, इसके साथ ही नाजरीन एक और मामला ये है कि इस पूरी सूरत हाल, पूरी सिचुएशन में नून लीग जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पूरी सूरत हाल में बड़ी सियासी जमात नून लीग कहाँ खड़ी है, किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई समझ नहीं पा रहा। शहबाज शरीफ पेशियों से हम देख रहे हैं कि जी गुरेज कर रहे हैं और दूसरी जानिब उनके इलेक्शन से मुतालिक जो हालिया बयानात हैं नून लीग के कि वोट को इज्जत दो का नारा आपने सुन रखा है। वोट के इज्जत दो के नारे के अगर मैं कहूँ कि खिलाफ जा रहे हैं उनके बयानात तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से। जमहूरियत के नारे लगाने वाली जमात के सरबरा खुद ही अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के बरक्स बयानात दे रहे हैं। ये भी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करूँगी। ये सवालात का बॉल कोर्ट में फेंकूंगी अपने मौजूद मेहमानों के साथ। जो मेहमान मौजूद हैं आपसे मैं तारुफ करवा देती हूँ। तहरीक इंसाफ से कवल शोज़ब साहिबा मेरे साथ मौजूद है। कवल साहिबा बहुत शुक्रिया वार्म वेलकम ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से साबिर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद है। साबिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हम जानेंगे कैसर अहमद शेख साहब से। शेख साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं साबिर बलोच साहब आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या ये जो वक्त है, ख़ासतौर पे कोरोना का मामला जो चल रहा है, पूरी दुनिया इस टाइम पे सिर्फ कोरोना के बारे में सोच रही है कि कैसे इसका हल निकल पाएगा, अपनी अपनी आवाम को कैसे इससे बचाना है। क्या ये वक्त सियासत करने का है साबिर साहब? और क्या 18वीं तरमीम की बहस जो है, मैं सिंपल एक लाइन में पूछूंगी, एक लफ्ज़ बता दें, क्या ये बहस जो है 18वीं तरमीम की, ये कोरोना से या लोगों की ज़िंदगी से, सेहत से ज़्यादा अहमियत रखती है? देखिए डॉक्टर साहबा, बात यह है कि यानी आपने बहुत अच्छी बात की। सिर्फ कोरोना बल्कि मुल्क में जिस किस्म की भी अगर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि जो इंसानों की जिंदगी का जहां मामला हो, तो उसमें तो जाहिर है कि कंसेंसस जो है ना वो तो डेवलप होती है। अच्छा, लेकिन अब आपने एक चीज देखा कि और वो भी यानी हर सूबे को और हर स्टेक होल्डर को ये राइट है, ये हक है कि वो उसी तरह सोचे, उसी तरह एक्शन करे, काम करे कि जिससे मुल्क का, लोगों का, अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो। अभी आप देखें कि ये ऐसी वबा है कि पूरी दुनिया में यानी लॉकडाउन हुआ। अब ये तो उस वक्त तो एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन थी कि किसी को इकोनॉमी का या किसी का पता ही नहीं था। सिंध गवर्नमेंट तो यही सोच रही थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के इंस्ट्रक्शन से, कि किसी न किसी तरीके से आपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करनी है। अच्छा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट शायद इस बात को समझ नहीं सकी, या उनको वो जो है ना वो पता नहीं कि क्या राइम थे, क्या बातें थी, क्या कुछ था, लेकिन वो दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, मीडिया ने देखा, आप सब ने देखा,
संभाला दिया। अच्छा, अब ये एक ऐसी इमरजेंसी है, एक ऐसी जो है ना यानी सिलसिला चल रहा है मुल्क में कि इसी को निपटना है, लोगों की जिंदगियों को आपने निपटना है, लोगों को यानी आपने उनके जरूरतों को पूरा करना है। लोगों को जब आप लॉकडाउन किया है तो उनको देखना है कि उनके घरों में उनका चूल्हा जलेगा या किस तरह होगा, ये चीजें सोचने की। अब इस वक्त बैठ के जो है ना आप ये सोच रहे हैं कि जी कि हमने बैठ के टाइगर फोर्स बनाना है, हमने बैठ के जो है ना अमेंडमेंट को हमने तब्दील लाना है। ये कोई टाइगर फोर्स बनाने की चीजें हैं या ये कोई 18th अमेंडमेंट को कि जो कॉन्सेंसस की बुनियाद पे साबिर बलोच साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैं दूसरे मेहमानों को भी शामिल है गुफ्तगू करती हूँ, लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि लॉकडाउन के हवाले से आपने बताया कि जी अभी हमने देखना है कि लोगों के घर में चूल्हे तो नहीं ठंडे पड़े हुए, चूल्हे जल रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूँ तो लॉकडाउन को लेकर सिंध गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या चाहती है, ये बात खुद ही बता दीजिए, और आप अपनी बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे साथ ही। इसके बाद कवल मैं आपकी तरफ आती हूँ। बीबी मैं एक बात आपको बता दूं ना कि देखो ये इस वक्त तो फेडरल गवर्नमेंट कंप्लीटली वायलेशन कर रही है 18th अमेंडमेंट की। अच्छा, अब ये है कि देखो बात ये है कि अब सूबे में जो काम करना है, सूबे में लोगों को सहूलियात पहुंचाना है, सूबे में चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री सूबे के अंडर में है, तो डॉक्टर सब सूबे के उसके पैरोल पे आ जाते हैं। तो ये चाहिए कि न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबे हैं वहां पर उनको फंडिंग करे। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने वो बजाय इसके कि आप टाइगर फोर्स बनाए या कोई वोल्फ फोर्स बनाए, उनको चाहिए कि वो सूबों के जरिए सूबों को ताकतवर करके, सूबों को फंडिंग करके उनके जरिए ये काम चलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सूबे तो ऑलरेडी कर रहे हैं, सूबे तो अपना। ठीक है जी, कवल साहिबा की तरफ चलती हूँ। ठीक है साबिर साहब, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। कवल मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, चूंकि आप हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करी, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपने साबिर बलोच साहब की गुफ्तगू भी सुनी, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है ये भी जानना चाहूंगी। साथ ही ये भी बताइए कि क्या तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है उससे बाकी 3 सूबों में कोरोना पर काबू पाया जा चुका है, जो सिंध को 18वीं तरमीम की आड़ में निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, 18वीं तरमीम ख़त्म करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। 18वीं तरमीम में लगभग 101 शिकें हैं, जिनमें से चंद शिकें ऐसी हैं जिनको रीविज़िट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक आसमानी सहीफ़ा नहीं था जो पाकिस्तान पे नाजिल हुआ था, ये इन्हीं लोगों ने मिल के बनाया था, जिसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया था। तो अगर इसको पार्लियामेंट में डिस्कस कर लिया जाए और डेमोक्रेटिक तरीके से जो इश्यूज़ हैं, जैसे NFC अवार्ड में 57.5% जो अवार्ड है या फंड्स हैं वो सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और ज़राअत और एनर्जी ये सब डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स हैं, टूरिज़म भी डिवॉल्ट है। लेकिन फिर बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो बैठ के कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आके जो है इमरान खान साहब और फेडरल गवर्नमेंट काम करे। तो ये ज़रा इनको याद दहानी करानी है कि 18वीं तरमीम में जो आपने शिकें डाली थी उस पर लेटर इन स्पिरिट में आप इम्प्लीमेंटेशन कितनी कर पाए और पिछले 10 सालों में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अब ये हेल्थ की बात करेंगे जी, से बड़ा ज़बरदस्त काम किया, सब ने उनके लिए तालियां बजाई, मेडल भी मिल गया, इलेक्ट्रा भी मिल गया, ये तो हम सब मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो रिज़ल्ट जो निकला उसके लिए ये जो अथॉरिटी अपनी इन्होंने 18वीं तरमीम की यूज़ की थी लॉकडाउन का इनिशिएटिव लेके, लेकिन जो उसके आउटकम्स थे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी वफाक पे डालना चाहते हैं। आउटकम्स मैं आपको बता देती हूँ, 8 अरब के करीब का पैकेज इन्होंने अनाउंस किया, तो वो अगर आप चेक कर लें तो कराची में भी 1 लाख लोगों से ज़्यादा किसी को राशन देने की ये खुद भी बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगी, 11 यूसीज का डेटा 12 साल के बाद भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध में है वो देने से कासिर थी। अच्छा, आप एक कल रिपोर्ट आई है कि ये जनाब इन्होंने ज़िला गरबी माड़ीपुर में कि यूसीज के इन्होंने वो नाम छाप दिए लोगों के, तो एक अच्छे सहाफ़ी वहाँ चले गए, उन्होंने उन लोगों के नामों के मुताबिक ज़रा चेक करना शुरू किया कि आपको राशन मिला है, तो वहाँ पे किसी को एक दाना भी नहीं मिला हुआ। तो अगर आपकी इतनी नाअहली है, अच्छा फिर इन्होंने कहा जी वफाक जो है वो लाशों की सियासत करना चाहती है, उन्हें इंसानी ज़िंदगी से कोई उसकी कोई कदर नहीं है और बिलावल साहब को बहुत ज़्यादा है। तो मैं याद करा दूँ कि चेयरमैन बिलावल साहब की जो पार्टी है उसकी 12वां साल है सिंध में हुकूमत, जिसका एक इलाका है थर, जहाँ 2019 में 890 अमवात हुई हैं सिर्फ बच्चों की, उधर किसी की कोई ध्यान नहीं है। और NA 200 के ये MNA हैं जिनका नाम बिलावल साहब है, इनका इलाका है लाड़काना,
वहाँ पर तकरीबन कुत्ता काटे से अमवात 18 या 19 तो पिछले से 1.5 महीने पहले हम रिपोर्ट होती देख रहे थे, अब तो सिर्फ कोरोना रिपोर्ट हो रहा है। एड्स के तकरीबन 850 के करीब केसेस वहीं से रिपोर्ट हुए हैं। तो मेरा ख्याल है बिलावल साहब बहुत अच्छा दिल रखते हैं, बड़ी सेंसिटिविटी है, उन्हें कोरोना पे बहुत टेंशन है। ये सारी आवाम उन्हीं के इलाके में फौत होती रही है और पिछले 10 सालों का मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं, पिछले 1 साल की बता रही हूँ। इसके अलावा कराची में 350 खुदकुशियाँ हुई हैं पिछले 1.5 साल में, वो भी सिंध के अंडर आता है। अभी परसों डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से कराची में दम तोड़े हैं, जिससे 1 दिन पहले बिलावल साहब रो रहे थे कि जनाब हमें कुछ मिलता नहीं है। तो आपकी प्रिपेयर्डनेस ये थी कि आपके पास डॉक्टर 2 हॉस्पिटल्स में गए, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं, 400 वेंटिलेटर्स इनके पास थे। अगर आप मुझे बता दें कि कोरोना के पेशेंट्स के साथ फिर ये क्या सलूक करे। आज एक और वाकया हुआ है कि एक जो शौहर है उनकी बेगम के साथ कल ज़बरदस्ती उनको वेंटिलेटर पर डाल के और वो फौत कर दिया गया है। तो ये आपकी प्रिपेयर्डनेस है, ये आपकी कलई है। लॉकडाउन से किसी को इतराज़ नहीं था, लेकिन आप तैयारी किए बगैर लॉकडाउन में गए और जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलने शुरू हुए तो वो आपने डालनी शुरू कर दी वफाक पे। और एक चीज और भी मैं कंफर्म कर दूं कि लॉकडाउन सिर्फ सीएम ऑफिस से हमें नजर आया इम्प्लीमेंट होता हुआ थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ग्राउंड पे वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपको मसाजिद से रिपोर्ट्स आती रही कि लोगों ने वहाँ हंगामे किए, मसाजिद ये बंद नहीं करा सके, सब्जी मंडियाँ ये बंद नहीं करा सके, और अंदरूने सिंध में आपको कोई रिपोर्ट ही नहीं आती, इसलिए कि वहाँ से रिपोर्ट्स देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ये समझते ही नहीं है कि इधर कोई हमने कोई काम करना है, जिसमें लाड़काना, मीरपुर खास, ठीक है जी, आपका पॉइंट ठीक है, आ गया, ठीक है कवल, ओके। मैं कैसर अहमद शेख साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ, काफी देर से वो खामोश है। कैसे साहब आपने कवल साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी, साबिर बलोच साहब का भी मौक़िफ़ सुना। जी कवल जी जल्दी। जी डॉक्टर साहब, मैंने बड़े इनका कवल आप अपना लास्ट पॉइंट बता, कैसे सब एक जी कवल आप अपना लास्ट पॉइंट बता दीजिए। सिंध में किया गया है उसकी जरा रिपोर्ट मांग लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 10 सालों में एनएफसी साबिर साहब ये सवाल ठीक है, ये मैं आपसे पूछूंगी। साबिर साहब आपने कवल साहिबा का सवाल बिल्डिंग की वो जरा दिखा दीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, साबिर बलोच साहब से इसका जवाब लूंगी। पहले कैसर अहमद शेख साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत से पॉइंट सुनेंगे दोनों मेहमानों के, आप जवाब देना चाह रहे होंगे। जी मैंने बड़े तवज्जो से दोनों बातें सुनी। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम एक मुल्क में आपस में दुश्मनी के ऊपर उतर आए। देखिए इस वक्त ऐसा मौका था, पूरी दुनिया में सब जगह कोरोना और भी आया है, तमाम इस वक्त पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं। एक ऐसी वबा थी और कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। देखिए ना, लॉकडाउन भी हमने करना है, हमने लोगों की जिंदगियों का, उनके कारोबार का और मईशत का भी ख्याल करना है। इस वक्त ये कोई इतना मुश्किल नहीं था कि हम आपस में मिल के बैठते पहले दिन से ही। और क्यों नहीं, देखिए ना, ठीक है सिंध में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पंजाब में हो रहा है, नहीं हुआ पिछले 72 साल में पाकिस्तान में, लेकिन हमें तो आज ये फैसला करना है कि अब बेहतरी कहाँ हो सकती है। बात सिर्फ ये है कि ये इतना कोई दूसरी दुनिया कर रही है, बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें लोगों की मईशत का, उनका ख्याल करना है। हर MNA MPA का फर्ज है कि वो अपने अपने इलाके में लोगों को राशन का ख्याल करे और पहुंचाए। ठीक है ना, ये जो आपने फोर्स, टाइगर फोर्स बनाई है, उसके ऊपर भी किसी को ख्याल करना चाहिए। अभी तक तो इफेक्टिव नहीं हो रही, अल्लाह करे वो इफेक्टिव हो। मैं तनकीद करने की इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं, लेकिन ये आप देखिए कि 7 करोड़ बंदा, खुद असद उमर कल कह रहे हैं कि नए लोग गरीब हो जाएंगे, जो पहले गरीब नहीं थे। 7 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि हम जब छोड़ के गए तो 5.8% ही मुल्क तरक्की कर रहा था, अब तकरीबन 2% मुल्क जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, यानी सुपर पड़ेगा। फिर पहली बार है 1952 के बाद के 2% तकरीबन 1.5 से 2% मुल्क की इकानमी सुकड़ जाएगी। 7% का फर्क जो है वो तकरीबन 3,200 अरब रुपए लोगों के जेबों में कम जाएगा। हमें तो ये ख्याल इस वक्त करना है। और पहली बात ये है कि 10%, ये मैं ये नहीं कह रहा किस वजह से, इस वक्त किसी ब्लेम गेम में पड़ना ही नहीं चाहता। मैं समझता हूँ हम सब की वजह कलेक्टिवली हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे सब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आप इकोनॉमी के हवाले से हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अब ये जो इकोनॉमी के हवाले से आप बता रहे हैं, सदुमर साहब को मेंशन भी करें, ये तो मसला अब पूरी दुनिया का बन जाएगा ना। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जॉबलेस हो गए, वो जाएंगे। इकोनॉमी वाले मसले में तो पूरी दुनिया सफर करेगी, वो ममालिक भी जो कामयाब और तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं। तो हमारा मुल्क तो अभी भी, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी हम तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में कहीं भी नहीं है।
डॉक्टर फिदा, वो तो पहले तरक्की याफ्ता थे ना। देखिए हमारे हालात जो खराब, जो आम लोग का जो ख्याल है, वो तो आप दुरुस्त कह रही है कि सारी दुनिया का मामला है, मैं इसमें इख्तिलाफ नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा सूरत बनेगी, हमने तो अपना देखना है कि अगर 7 करोड़ बंदा नया गरीब हो जाएगा और 1.5 करोड़ बंदा जॉबलेस, तो उसका ख्याल, मैं नहीं कह रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हमारे जो सूरत हाल ठीक है जी, इकट्ठे होकर मुल्क कैसे सबकी आवाज मुझे सही तरीके से नहीं आ रही। ठीक है साबिर बलोच साहब, आपकी तरफ आ रही हूँ। कंवल, आप, मैं चाहती हूँ आप जरा दोबारा वो सवाल दोहराइए जो आप साबिर बलोच साहब से पूछना चाह रही थी। जी साबिर साहब, आप उसका जवाब दीजिएगा। जी कंवल जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि 10 सालों से एनएफसी अवार्ड का 57% जो सूबों को जा रहा था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 12वां साल है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी की हेल्थ के सेक्टर में। आज जब कोरोना का मामला सामने आया है तो 400 वेंटिलेटर की मौजूदगी में एक वेंटिलेटर डॉक्टर फुरकान को नहीं मिला। क्या ये तैयारी है कोरोना की जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? लॉकडाउन उस वक्त सस्टेनेबल होता है जब आप तैयार होते हैं, जब तैयारी नहीं होती तो लॉकडाउन नहीं हो सकता फिर। ठीक है जी, ठीक है जी। साबिर बलोच साहब, आपने सवाल सुना, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, ये जो ना, मुझे तो बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये एक केस ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ है और उस पर उसकी इंक्वायरी की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट ने इसका सख्ती से नोटिस दिया है, उसको देखा जा रहा है कि भाई ये वाकया कैसे हुआ। लेकिन आप बात ये है कि ये आप एज अ होल स्ट्रेटेजी को देखें, एज अ होल पॉलिसी को देखें कि दिन में लोगों की क्या पाकिस्तान की जिंदगी को बचाने के लिए वो रोज उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। तो इसको तो यानी कंवल साहिबा को भी पता है और आपको तो डॉक्टर साहब ज्यादा पता है कि यानी कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी यानी आपके जो पूरा जो मीडिया है, आपका इंटेलिजेंसिया है, आपके जो यानी जो लोग हैं, सियासतदान हैं, उन सब लोगों ने सिंध गवर्नमेंट की बहुत तारीफ की है और उन लोगों ने इस बात को सराहा है कि भाई सिंध गवर्नमेंट की वाहिद हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में कि जो एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक चल रहा है और वो लोगों की जिंदगियों को आसान से बना जा रहा है और इस बात को बीट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए या उसको लोगों की जिंदगियों को आसान करने के लिए वो एक मौसर किरदार अदा कर रहा है। तो ये आप इस बात को छोड़े जी, पुरानी ये तो कि जी के कुत्ते के व्यक्ति नहीं है, पुराने नहीं है, ये नहीं, ये तो कोरोना वायरस के आने से पहले की बातें हैं। लेकिन मसला ये देखो, मैं डॉक्टर में एक से बात को अर्ज कर लो ना, मैं कहता हूँ कि अगर ये इस वक्त दुनिया में जब भी कोई ऐसे बहरान आते हैं तो कोई कानून और आइन से इनराफ नहीं करता। अच्छा, अब 18th अमेंडमेंट की जो बात कर रहे हैं कि जी के डॉक्टर साहबा के अपना कंवल साहबा कह रही कि जी इसमें हम कुछ शकों में जो ना उनको रिविजिट कर रहे हैं। भाई किस चीज को आप रिविजिट कर रहे हैं? ये जो अमेंडमेंट आई है ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं लाई है, बल्कि उस जमाने में जितनी पार्टीज थी सब पार्टियों की जो ना शमूलियत थी और वो पार्टियां जिनकी एक सेनेट में उनकी नुमाइंदगी थी एक मेंबर की, उनको भी ऑन बोर्ड लेके वो भी कमेटी के मेंबर्स थे, उनकी भी राय से ये चीजें बनाई गई है। ये कोई आसान बातें नहीं है, ये मुल्क के यानी मुस्तकबिल इन चीजों से वाबस्ता है और ये अब चूंकि ये नहीं इन मसाइल से निमट नहीं रहे, इन मसाइल से निमटने की सलाहियत नहीं है, तो अब इसी वजह से जो है ना ये आइन में तरमीम है दूसरी। और ये मैं आपको मुझे ब्रेक पे जाना, जल्दी से आप अपना पॉइंट जो कहना चाह रहे प्लीज कहिएगा, मुझे 30 सेकंड में ब्रेक पे जाना है। जी एक वायलेशन है, बल्कि कमल मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद हम को कंटिन्यू करेंगे। कैसे रहे शेख साहब, आपका भी मौके मैं चाहूंगी इस पर। मुझे यकीनी तौर पर बड़ी हैरत हो रही है कि सिंध अगर फाइट कर जाता है कोरोना के साथ पहले, या फिर विफाक कर जाता है, पंजाब कर जाता है, कोई भी कर जाता है, पाकिस्तान की बात करें ना आप लोग, मुझे तो यकीन जानिए ऐसे लग रहा है कि एक साइड पे भारत खड़ा है, एक साइड पे पाकिस्तान खड़ा है। सिंध भी हमारा सूबा है, पंजाब भी हमारा सूबा है, बाकी भी हमारे सूबे, पूरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात कौन करेगा? ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। तीनों मेहमानों का दोबारा तारुफ करवा देती हूँ। तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है कंवल शोजिब साहिबा, पीपल्स पार्टी से साबिर बलोच साहब और कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून से। कैसर साहब, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी, मुझे ब्रेक पे जाना था, आपने गुफ्तगू सुनी। आप यकीन जाने तीनों मेहमान शायद इस बात पर अग्री करेंगे, अगर कोई अग्री ना भी करे तो उसको अग्री करना चाहिए कि इस तरह बहस हो रही है कि ये पंजाब वो सिंध, ये विफाक वो सिंध, जैसे दो अलग ममालिक हैं। और सॉरी टू से एक हमारा रिवायती हरीफ है भारत, एक साइड पे पाकिस्तान है। ये चल क्या रहा है? ये तो एक ऐसा मसला है जो हम सबका मसला है। तो यहाँ पे हमें एक पेज पे वैसे ही आना चाहिए कि हम सब इस मसले को भुगत रहे हैं, हम सब ने इस मसले का हल निकालना है। दावा आपने बहुत अच्छी बात की। असल बात यही डिबेट और डिस्कस होना चाहिए, हमें मसाइल का हल की तरफ जाना चाहिए। देखिए बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मैं प्रेसिडेंट साहब को, आरिफ अलवी साहब को सराहूंगा और हमारे स्पीकर साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उन्होंने असेंबली का इजलास पाकिस्तान से बुला लिया और बड़ा अच्छा किया। लेकिन जब सब दिमाग मिल के बैठेंगे, हमारा मुल्क इकट्ठा है, हम सब इलेक्टेड है, लेकिन ये तो एक ऐसा मसला है जिसपे इख्तिलाफ भी नहीं है। अच्छा कैसर साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। कुरतुलैन, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर कैसर साहब को टेलीफोन लाइन पर ले लें ताकि एटलीस्ट नाजरीन उनको सुन सकें। आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, कोई टेक्निकल इशू है। तब तक मैं कंवल आपकी तरफ आती हूँ। आप भी कुछ कहना चाह रही थी, मुझे ब्रेक पे जाना था और मैंने कहा था आप अपनी बात को जरा संभाल के रखिएगा, ब्रेक के बाद आप यही बात नाजरीन तक पहुंचाइएगा। बल्कि नाजरीन तक क्या, अब आपने मेरे ख्याल से साबिर बलोच साहब को कुछ कहना होगा। जी कहिएगा। जी देखिए, मैं आप जो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान की बात होनी चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा मकसद भी बात करने का यही है कि सिंध का बिहेवियर स्टेट विद इन द स्टेट वाला, जो इनका लीडर है, चेयरमैन है बिलावल, उनकी स्टेटमेंट से, और जो सईद गनी साहब जिस तरह की ज़ुबान बोलते हैं कि किसी की जुर्रत है हमसे बात कर सके, किसी की औकात है कोई ऐसे बात करे, ये डेमोक्रेटिक अंदाज नहीं है। ये तोड़ने वाली बातें, जोड़ने वाली बातें नहीं है। आपकी नाअहली है। आपने शुरू में कहा साबिर साहब ने कि सूबों को मजबूत करें, ठीक है जी, एनएफसी के तहत सूबे मजबूत हो रहे हैं। आपने लिखा हुआ है 18वीं तरमीम में कि सूबे आगे प्रोविंशियल जो फाइनेंशियल कमीशन है उसको मतलब आगे डिवॉल्व करेंगे पावर को। 18वीं तरमीम का मकसद ही यही था। इन्होंने 12 सालों में एक मीटिंग नहीं बुलाई और इन्होंने ये वाहिद सूबा है जिसने आगे लोकल गवर्नमेंट की अमेंडमेंट कर दी है। आपके पास अगर आपकी नीचे लोकल गवर्नमेंट के पास आपने पावर डिवॉल्व नहीं की, आपने रिसोर्सेज डिवॉल्व नहीं किए, तो फिर यही होगा ना कि आपके पास 11 यूसीज का भी डेटा नहीं है। बात सारी है अवाम की, चाहे वो सिंध में रह रही है, चाहे वो पंजाब में रह रही है। आधे लोग हमारे यहाँ रहते हैं, आधे वहाँ रहते हैं। मैं खुद 8 साल वहाँ रह कर आई हूँ। तो मसले, अगर अवाम इस वक्त परेशानी में होगी, तकलीफ़ में होगी, भूख और कहत साली का शिकार होगी, खुदकुशियाँ करेगी और परेशान होगी, तो फिर हमारा काम है कि हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सिग्नेटरी वफाक है, जिसका तीसरा गोल हेल्थ है और चौथा एजुकेशन है। हेल्थ अगर डिवॉल्ट सब्जेक्ट इन्होंने किया था, 10 साल इन्होंने फंड्स भी लिए और अगर उस पर कोई काम नहीं कर सके और अमवात वहाँ पे हो रही है। मैंने सिर्फ 1 साल का डेटा आपसे शेयर किया है कि थर में सिर्फ 2019 में 890 बच्चों की वफ़ात होती है और हमारे लोग खामोशी से सोए हुए हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर वो शोर मचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस पर पॉलिटिकल मार्क्स स्कोरिंग करनी है। तो फिजा, हमें फिर इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और इन्हें समझाने की ज़रूरत है कि भाई अच्छा कंवल, मुझे एक और चीज़ ज़रा बताइएगा। आप एक खातून हैं, आप मेरे सवाल को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगी। हमारे यहाँ जो बीवियाँ होती हैं वो शोहरों से क्या कहती हैं कि जी जितने भी पैसे शोहर दे देना हाथ पे रख दे, कहती जी अभी ये भी काम है, अभी ये भी काम है। तो मुझे लगता है कि जितने भी बजट मिल जाए उस बजट पे रोना ही लगा रहता है कि ये भी काम था, ये भी काम था। आप अग्री करेंगे मेरी बात से? लेकिन बीवियों में और सियासतदानों में थोड़ा सा फर्क तो होना चाहिए ना। फिर देखिए जी, बजट एनएफसी पे सियासतदान हो या कुछ भी हो, नहीं वो घरेलू सियासतदान होती है ना। जी जी, देखिए एनएफसी का मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 12 जून 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि एनएफसी अवार्ड को रीविजिट होना चाहिए, क्योंकि जब वफाक सारे पैसे एनएफसी के तहत सूबों को ट्रांसफ़र कर देता है और बजट दे देता है डिफेंस का, और डेट सर्विसिंग जो 31,000 अरब रुपए का या जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो सारा सूबों ने, वफाक इस्लामाबाद का नाम तो नहीं है ना जी, बाकी सारी जगहों पे ही ऑपरेशन हो रहा है। तो उसकी जब डेट सर्विसिंग कर देता है तो -600 से वो अपना बजट शुरू करता है। लेकिन जब आप इनसे परफॉर्मेंस पूछे तो वो कहते हैं जी हमें आप मजीद पैसे दें। अब 27 अरब रुपया 23.5 लाख सिंध के लोगों में ट्रांसफ़र किया गया थ्रू एहसास प्रोग्राम, कैश दिया गया है रिलीफ देने के लिए।
इसके अलावा NDMA जो इक्विपमेंट है वो उनको दे रहा है, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। वेंटिलेटर्स चलाने के लिए आपके पास टेक्नीशियन चाहिए। आप डॉक्टर, आपको अंदाज़ा होगा, अब चाइना से स्पेशलिस्ट आए थे और किंग एडवर्ड में उन्होंने 1.5 महीना ट्रेनिंग कराई और टेक्नीशियंस तैयार कर लिए। अब हम खुद अपने वेंटिलेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं नर्स इंजीनियरिंग कोर की वजह से, लेकिन वहाँ पे सिंध कहता है कि हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें आप कैश दे दें। तो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए जो कैश आ रहा है वो आवाम के लिए आ रहा है। आपके पास अगर कॉम्पिटेंस नहीं, आपने अभी तक कोई मैकेनिज्म क्रिएट नहीं किया, आपने जो 100% हेल्थ इंश्योरेंस है जो बाकी जगहों पे दी जा रही है, सिंध ने उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो आप स्टेट विद इन द स्टेट वाला बिहेवियर क्यों रखते हैं? और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके हमारे से प्यार मोहब्बत भी होगा लेकिन हम गालियां भी देंगे। तो ये अगर कोविड-19 से फाइट करना है। जी साबिर साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मेरे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। कंवल साहब ने बहुत सी बात कही। साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। क्या कह रही है? ठीक है, वो बिहेवियर के बारे से बात कर रही हैं, मिजाज के हवाले से बात कर रही हैं। स्टार्ट होगी तो फिर देखेंगे कि क्या निकलता है। जी कंवल साहिबा, चलिए आपने उन्होंने खामोशी साहब की बात सुनी। कंवल साहिबा प्लीज अब आप जरा आप खामोशी से साबिर साहब का जवाब सुनिए, फिर कैसर साहब की तरफ भी जाना है मुझे। जी थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, आप देखिए खुद कि यानी मैं हैरान हूँ इस बात पर कि वो बार बार ये कह रही है कि जी के फेडरल गवर्नमेंट ने इतने पैसे देने हैं, इतने पैसे दिए हैं, इतना। भाई इस तरह नहीं होता। जो हुकूमतें चलती हैं, जो स्टेट्स चलते हैं, वो एक मैकेनिज्म के तरीके से चलते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। अब आप खुद इतना ये भी तो देखें कि फेडरल प्रोविंसेस में अगर उस तरफ चले जाते हो तो जितनी टैक्स आपके सिंध से और जो रेवेन्यू आपको मिलती है वो कौन से सूबे से फेडरल गवर्नमेंट को रेवेन्यूज मिलती है? पैसा जो इतना वो कलेक्ट कर रहा है इतनी जो टैक्सेस की सूरत में या दूसरे जो ना पोर्ट की सूरत में या गैसेस की सूरत में, तो ये कहाँ से आपको मिल रही है? लेकिन हमने कभी भी इन चीजों को उस तरह नहीं समझा जिस तरह के आप फरमा रही है। और ये एक मैकेनिज्म है कि हर सूबे को कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा नहीं मिलता। लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जब भी इमरजेंसी मुल्क में आती है, जब भी एक इस किस्म की सूरत हाल होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट को फिर उसको देखना चाहिए कि भाई कि जो चीज जहाँ ज्यादा जरूरत ही है उसको ज्यादा जरूरत में देना पड़ता है। अच्छा, अब बात यह है कि बजाय इसके कि आप सिंध के यदि गवर्नमेंट को सुने, सिंध पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को सुने, अच्छा उनको बुला के उनके साथ बात करें, तमाम सियासतदानों के साथ बात करें। आप बैठ के फोर्सेस बना रहे हैं, कभी फॉक्स फोर्स बना रहे हैं, कभी आप टाइगर फोर्स बना रहे हैं, कभी एहसास प्रोग्राम के नाम से आप ये चीजें कर रहे हैं। भाई दिस इज नॉट द टाइम। ये वक्त नहीं है इन चीजों का। ये वक्त ऐसा है कि आप लोगों को उनकी जिंदगियों की हिफाजत करें, आप लोगों के घरों की चूल्हों की हिफाजत करें, उनको चूल्हे उनको खाना मुहैया करें, उनके जरूरतों को पूरा करें। तो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट, मैं बताऊं आपको कि ये सब चीजें इलीगल फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, ये सब चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है। ये नहीं न सिंध को बल्कि बलूचिस्तान को, फ्रंटियर को, खैबर पख्तूनख्वा को भी फेडरल गवर्नमेंट के ये जो प्लान कर रहा है कि जी हम टाइगर फोर्स के जरिए करा रहे हैं, उनको नहीं करने देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट सूबों को दे और सूबों को मॉनिटर करे। देखिए जी, ये एक तरीकेकार है, ये सिस्टम है, ये गवर्नमेंट का ये स्टेट के फंक्शन का एक तरीकेकार है। चलिए, प्रोग्राम का भी एक तरीकाकार होता है कि तीनों मेहमानों में तीनों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आई एम रियली सॉरी कैसर साहब, मैं आपसे माजरत खाऊं कि आपको बोलने का मौका आज कम मिला। कैसर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप अभी पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात की साबिर साहब ने कि इस टाइम पे सियासत का वक्त नहीं है, इस टाइम पे वक्त ये कि हम लोगों से पूछें कि किनके घरों के चूल्हे ठंडे हैं। लेकिन यहीं से मैं अब सवाल निकालूंगी कि जब लॉकडाउन मजीद सख्त हो, लॉकडाउन हो, तो फिर जो लोग भूखे मर रहे हैं और उनको राशन भी नहीं पहुंच रहा, बहुत से लोगों को, बहुत से लोग की शिकायत करेंगे मैं राशन नहीं पहुंच रहा, तो कौन गारंटी लेगा कि कौन भूखा नहीं मरेगा? कौन गारंटी लेगा कि हर घर में राशन पहुंच गया? ये जरा समझा देना फिर आप। ये आप सही दुरुस्त, ये डॉक्टर भीरा आपने सही तरफ तवज्जो करवाई है। मैं ये कहता हूँ कि बड़ा अच्छा किया मुस्लिम लीग के कहने पे ना सदर साहब आरिफ अलवी साहब ने और हमारे स्पीकर साहब, अल्लाह ताला उनको शफा दे, उन्होंने असेंबली का इजलास तलब कर लिया। वहाँ ही मिल बैठ के हम सब मिल के आपस में सिर जोड़ें। ये मामला ऐसा नहीं है कि यहाँ इख्तलाफ करें, हम पाकिस्तान की बात करें और मिलजुल के हम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। हम सब इलेक्टेड लोग हैं और मैं ये समझता हूँ तो आपने जो ये तवज्जो दिलवाई कि इस वक्त तो राशन नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। देखिए ना, मैं
जाके हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चेक कर ले। हमने चिन्योट में तकरीबन 10,000 घरों तक हमारी टीमें पहुंची हैं। इसी तरह बाकी MNA MPA भी पहुंच रहे होंगे और ये इसी हम यही काम है, हम लोग उनके करीब होते हैं, हमें पता होता है। लेकिन टाइगर फोर्स एकदम बना के ये जो काम किए ना, ये PTI को मशवरा करना चाहिए था। मैं कहता हूँ PTI की नीयत साफ है, वो चाहते होंगे कि लोगों तक पहुंचे, लेकिन ये तरीका नहीं है एकदम आप लोगों तक इतना जाके। मैं 27 साल से अपने हल्के में काम करता हूँ चिन्योट में, लेकिन वहां भी मैं कहूँ कि ये इतना आसान काम होगा, आप टाइगर फोर्स एकदम नहीं बना सकते। वहां पे जो बल्दियाती काउंसलर थे उनके थ्रू आप करवा लेते, उनके MNA और MPA के थ्रू करवा लेते, चाहे किसी पार्टी करते। इस वक्त पार्टियों की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की बात है। और जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि अगर 7 करोड़ बंदा गरीब गुर्बत नया गरीब हो जाएगा और अगर 1.5 करोड़ बंदा बेरोजगार हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल लॉकडाउन करना है, हमें सेहत का ख्याल करना है कि 500 लोग मर भी गए अभी तक, बात खुदा न खास्ता बदकिस्मती से हो गई, लेकिन हमें उन करोड़ों लोगों का भी ख्याल करना है कि अगर हम ना पहुंचेंगे तो क्या बनेगा। लोग घर बैठ के कैसे सब लॉकडाउन, एक तमाम ममालिक ने लॉकडाउन करने के बाद ही कामयाबी को अचीव किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे यहाँ लॉकडाउन भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। किसी की राय उसको लेके क्या है, किसी की राय उसको लेके क्या, तो किसी की राय उसको लेके क्या है। इससे रिलेटेड मुझे आप बताइए कि पहली बार ये हुआ है कि वो कहते हैं कि 1 बैरल तेल भी ले लो और $35 हमारे हाथ से ले लो, यानी -$35 प्राइस हो गई है। जहाँ तक ये है ना कि ये कोरोना वायरस की वजह से मुल्क नहीं रुक सकता। अच्छा कैसर साहब, आपने बार इलेक्टेड की बात की, तो शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू काफी शोर मचा उस इंटरव्यू का, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की उस इंटरव्यू में कि जिसके बाद ये तासुर जाता है कि उनकी जो मुलाकातें अगर वाकई होती रही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। तीनों मेहमान कवल शोजिब साहिबा, साबिर बलोच साहब और कैसर अहमद शेख साहब मेरे साथ मौजूद है। कैसर साहब आपके लिए एक सवाल छोड़कर गई थी और ये सवाल मैं तीनों मेहमानों से पूछना चाहूँगी। अभी हाल ही में शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत से लोग शेयर करें, बहुत से लोग बात करें। उन्होंने कुछ बातें की मुलाकातों के हवाले से, और सियासतदान मुझे तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्या बताना चाह रहे होते हैं, वजन बढ़ाना चाह रहे होते हैं, क्या बताना चाह रहे होते हैं कि मेरी बड़ी डिमांड है, ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिसके फिर बहुत से मतलब निकलते हैं, फिर वो क्लियर भी नहीं कर पा रहे होते, कन्फ्यूजन से फैल जाती है। उस गुत्थी को सुलझाने की सब अपने अपने अंदाज में कोशिश कर रहे होते, लेकिन हतमी बात कोई भी नहीं कह पा रहा होता। ये सवाल मैं कैसे सब पहले आपसे पूछूंगी चूंकि आपकी पार्टी से रिलेटेड है, उसके बाद कवल आपकी तरफ आऊंगी, फिर साबिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। शहबाज शरीफ साहब मुलाकातों का जिक्र करते हैं कैसर साहब, अगर मुलाकातें वो इस तरह की बताते हैं तो माजी में भी होती होंगी, फिर अगर माजी में ऐसी मुलाकातें होती होंगी तो फिर हम शहबाज शरीफ साहब को इलेक्टेड तो नहीं कह सकते, और इलेक्टेड सिलेक्टेड के शोर तो आप लोग ज्यादा मचाते रहे हैं। फिर जरा ये समझा दीजिएगा। नहीं फिर डॉक्टर फीजा, ये तो जब पहले आपने खुद कहा ना, हम हमारा एक पूरा मुल्क है, हमने मिलजुल के बैठ के, अगर आप इस्टेब्लिशमेंट को भी हम समझते हैं कि रियासत का हिस्सा है, अगर उनसे आप कुछ तो उम्मीद नहीं करेंगे। कोई भी पॉलिटिशियन हरफे आखिर नहीं होता और ना उसके पास उतनी मालूमात होती है। इस्टेब्लिशमेंट या मुख्तलिफ इदारे ही हमें बताते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में, उसके क्या मामलात हैं। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ तक उनसे बातचीत का तल्लक है, हर एक को करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। और फिर एक ये जो इंटरव्यू हुआ वो तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कह दिया कि ये एक निजी गुफ्तगू है, वो उन्होंने कॉलम में लिखा है। अब हर एक का राइट है उस पर कमेंट करना, जो कमेंट हो रहे हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी पार्टी में इख्तिलाफ राय है, ठीक है, मैं आपको वादे करता हूँ। ये जो देखिए कैसे सब निजी गुफ्तगू भी ऐसे तो कोई नहीं लिख देता ना, कोई बात होती है तो लिखी जाती है, धुआं वहीं पर होता है जहाँ पे आग होती है। मैं भी ये समझता हूँ कि सिर्फ हम वन साइडेड, चाहे किसी पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ की एक हद होनी चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट में यानी मुख्तलिफ इदारों के साथ भी इख्तिलाफ की एक हद तक इख्तिलाफ करना चाहिए। और हमें कोशिश करना चाहिए कि कहाँ हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि ये सिर्फ अगर कोई होता रहा है, और आपने अच्छी बात की कि इख्तिलाफ की एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, वो उसी तरह लें, जमहूरियत के अंदाज से लें, पॉजिटिव लें। खामखा आजकल जब आप देख रही हैं नैब में हमारे केसेस आ रहे हैं, मुस्लिम लीग के केसेस आ रहे हैं या पीपल पार्टी के केसेस आ रहे हैं, और ये क्या वजह है। और खुद शेख रशीद कह रहे हैं कि जो नैब ईद के बाद दोनों साइड का टार्जन हो जाएगा। तो
तो ये तो हमें समझ ही नहीं आ रही कि नैब क्या करना चाह रही है। पहले कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब आ नहीं रहे। अच्छा, ये बात तो मुझे भी बड़ी बुरी लगती है। मैं कवल आपकी तरफ आना चाहूंगी। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं, कुछ मुशीर ऐसे हैं, मतलब कोई ऐसी बातें आपकी पार्टी में से भी कोई लोग कर जाते हैं। अब जैसा मैं अगर शेख रशीद साहब की बात करूं, एक बहुत ही सीनियर बंदे हैं, एक अपनी पहचान रखते हैं, वो अगर इस तरह की बात कर जाते हैं। मैंने हाल ही में उनका एक इंटरव्यू किया था, मेरे साथ थे, तो मैंने सवाल पूछा था, जरा माइंड भी कर गए थे कि नैब के हवाले से जब आप लोग बातें करते हैं, खासतौर पर फवाद चौधरी साहब बड़ी बात करते थे नैब के हवाले से, चेयरमैन नैब बेचारे कह के थक गए हैं कि भी मैं एक इंडिपेंडेंट इदारा हम चला रहे हैं, मैं उसका चेयरमैन हूं, हमारा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब 12 ही बात वाजे कर चुके हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ऑपोजिशन वाले इल्जाम लगाते थे नैब न्याजी गठजोड़ है। फिर ऐसे लोग शेख रशीद जैसे या फवाद चौधरी जैसे ऐसे लोग जब सामने आके इस तरह की बातें कर जाते हैं, ये तो ऑपोजिशन के जो एक इस चीज को लेकर मौकिफ है नैब न्याजी गठजोड़, ये तो मोहरें लगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं कि आप सही कह रहे हैं। ऐसे लोग क्या आपके लिए पार्टी में रह के बहुत बड़ा खतरा नहीं है? आप बताइए, देखिए ना, कोई भी नैब ने अभी तक प्रूव किया बगैर किसी जी कवल साहिबा से पूछा सवाल, जी कैसे 6 महीने कैद कर देंगे जी और बगैर किसी एविडेंस के, और कोई साबित भी नहीं कर सके कोई एक कैसे सब कुछ। मेरी आवाज नहीं जा रही पूरा, इनको जरा बताइएगा। कवल साहिबा से सवाल है। जी कवल। जी 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 पहली बात तो ये कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी पे केसेस नहीं बन रहे। सप्तान साहब हमारे वजीर थे जंगलात के, वो 3-4 महीने काट के आए हैं जेल में। अलीम खान साहब हमारे लोकल गवर्नमेंट और 3 और वजारतें रखने वाले वज़ीर थे पंजाब के, वो भी वहाँ पे रह कर आए हैं। और आज पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग काफ है कायद आज़म, उनके ऊपर उन्होंने केस इंक्वायरी इनिशिएट की है। तो ये एक गलत नैरेटिव है इनका कि जी हमें सिर्फ विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मसला सारा ये कि 30-30, 35-35 साल इन्होंने हुक्मरानी की है और केसेस भी एक दूसरे पे खुद बनाते थे। 2015 की चौधरी निसार की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, खुर्शीद शाह साहब के ऊपर पलंदा वो रख के वो उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो वो अब अगर नैब के पास मटेरियल है और वो चल रहा है तो वो उसमें सबकी बारी आ रही है। लेकिन फिर वही नैब है जो इन्हें क्लीन चिट दे के बाहर भी भेज देता है। हमें तो ये सूट नहीं करता कि इन्हें क्लीन चिट्स मिले 3-3 महीने के बाद ये हीरो बन के बाहर आए। इसलिए नैब अपनी हिसाब, उसकी शॉर्ट कमिंग्स है, कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज है जिसको मिल बैठ के ठीक किया जा सकता है। कैसर शेख साहब की जो जेस्चर है मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन बाकी इनकी पार्टी का ऐसा जेस्चर नहीं है। इसलिए मैं जो आपने शहबाज शरीफ साहब का सवाल किया है मैं उसका जवाब दूंगी। जनरल जिलानी से लेके आज तक इनकी और ISI से जो पैसे लेने वाला केस है उसको देख लें तो बैकडोर हमेशा इन्होंने यूज किया है। कोई लेकिन वही बात है ना कवल कि किसी भी मिनिस्टर का, किसी भी बंदे का, किसी भी सियासतदान का नैब के बारे में ये कहना नहीं ना बनता कि नैब ये कर देगा, नैब वो कर देगा। नैब जो करेगा वो नैब जाने, नैब का चेयरमैन इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कोई सियासतदान के नैब ये कर देगा, नैब वो कर देगा, ये चीज बड़ी कंफ्यूजन फैलाती है। तो वो बेचारे जो नैब वाले काम कर रहे हैं उनको भी काम करने दिया जाए। ऐसे सियासतदान अगर कोई सेंसिबल बात नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की नॉनसेंस बात भी ना किया करें। वो मैंने बात ठीक है जी जी ठीक है कबल, मुझे साबिर साहब की तरफ जाना है, आखिरी मिनट है। साबिर साहब मैं आपका लास्ट कमेंट भी चाहूंगी, साथ सवाल भी पूछना चाहूंगी। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है साबिर साहब, मुझे बताएं कि सिंध हुकूमत में भी इस वक्त 2 धड़े होने की खबर आ रही है और ये बात की जा रही है कि जो मुराद अली शाह साहब ने वजीर सेहत जो है हजरा साहिबा, उनको पिछली सफ में खामोश खड़ा कर दी है और खुद तमाम मामलत का शायद क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, कोई किसी किस्म की धड़ेबंदी नहीं है। हमारी लीडरशिप, बिलावल साहब की लीडरशिप में बहुत मजबूत ताकतवर लीडरशिप है। अवाम के साथ हमारा राब्ता है, हम अवाम के लोग हैं, सबको पता है इन चीजों का। ये जो अब ये कह रहे हैं कि जी के नैब की बात की, तो अभी ये जो निकले हैं आपके गंदम पे जो यानी जो स्कैंडल निकला, चीनी का निकला, नैब ने कितने लोगों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया, इनके वजीरों को और उनके जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, FIA की सब रिपोर्ट्स वगैरह आ गई है, सब चीजें आ गई है। ये सब ऐसी बातें हैं, ये करने की नैब के केसेस नहीं है, खुदा का वास्ता चेंजेस जरा थोड़ा सा ज़हन में रखें। उन पर नैब के केस नहीं है, वो इंक्वायरी हो रही है अभी। जी इंक्वायरी तो नैब को इंटरवेंट करना चाहिए। अभी देखो, नैब को इंटरवेंट करना चाहिए। इंक्वायरी तो काफ लीग के लिए भी हो रही है, लेकिन काफ लीग वाले चूंकि अब 10 अरब की गंदम चोरी हुई है सिंध से, नैब को वाकई इंटरवीन करना चाहिए। इस तरह नहीं होता भाई, आप मेरी बात सुने, ये इस तरह नहीं होता। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती, स्टेट वर्क ऐसा नहीं होता। बहुत ही जो है ना ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान को दिया है खुदा न खास्ता कि हमें ऐसे नुकसान पहुंचेंगे कि आपको पता चल जाएगा उस वक्त कि हमसे क्या बातें हुई, हमसे क्या हो गया। ऐसा नहीं है। इनको चाहिए कि ये तमाम पाकिस्तान के जितने भी
जो होश रखने वाले सियासतदान हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। छह शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन। सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को। खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।